हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी नन 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की कहानी 1956 में सेट की गई है, वो भी फ्रांस में, जहां हमें एक प्रीस्ट दिखाया जाता है जिसका दिन नॉर्मली एक छोटे लड़की के साथ गुजरता है जो उसकी मास में अक्सर हेल्प किया करता था। लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा वाइन रखने के लिए वापस नीचे शेड की तरफ पहुंचता है तो उसकी वाइन का रखा हुआ वो बॉटल पूरी तरह टूट जाता है, जिससे घबरा कर वो बच्चा प्रीस्ट के पास लौट आता है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों मिल उन चीजों को महसूस और नोटिस कर उसका पीछा कर रहे होते हैं। और ऐसे ही देखते देखते उन लोगों को अपने सामने स्मोक के नजरिए से वलक नजर आता है, जो देखते ही देखते प्रीस्ट को हवा में उछाल उसे पूरी तरह जला देता है, जिसे देख वो बच्चा घबरा चुका है। और यहाँ से ये सीन सीधा मूव होता है सिस्टर आयरीन की तरफ, जो इन सारी चीजों से अनजान अपनी लाइफ नॉर्मली जी रही है। और हम नोटिस भी कर पाते हैं कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम डेब्रा है, और अक्सर उससे मदर प्रीस्ट परेशान रहती है क्योंकि डेब्रा ज्यादातर उन लोगों से बात नहीं करती, लेकिन उसकी बातचीत आयरीन से काफी ज्यादा है। और उसी कारण मदर प्रीस्ट उसे बार बार उससे बात करने के लिए भेजती है। जहाँ पहुँचते ही डेब्रा आयरीन को बताती है कि वो कभी भी सिस्टर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके फादर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिस कारण से उन्होंने बेटों को फौज में और लड़कियों को सिस्टर बनने के लिए भेज दिया, वो भी उनसे बगैर पूछे। और बात करें आयरीन की तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम के बारे में डेब्रा को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी मॉम की कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि सिस्टर्स में काफी मशहूर एक कहानी है, वो भी और किसी की नहीं बल्कि वेलक की ही है, जो 5 सालों बाद भी रूमर लोगों तक पहुंची है। लेकिन उस नन का किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो पागल हो गई और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि वो सिस्टर और कोई नहीं बल्कि आयरीन है, और वो उन लोगों के बीच ही मौजूद होती है जो ये बातें सुन ऑफेंड होकर अपने रूम में चली जाती है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि उसे बताया जाता है कि कोई उससे मिलने के लिए आया है, जिसे ढूंढते हुए जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो उसे मॉरिस नजर आता है, जो उसे अपनी हेल्प करने के लिए कह रहा है, जो चीज आयरीन को समझ नहीं आती। लेकिन दूसरे दिन हम देख पाते हैं हाई प्रीस्ट सिस्टर आयरीन से मिलने के लिए उसी चर्च पहुंचे हैं, और वो आते ही उसे चर्च का इंसिडेंट बताते हैं, वो भी प्रीस्ट की मौत वाला। लेकिन ये एक ही इंसिडेंट नहीं बल्कि ऐसे काफी सारे और इंसिडेंट हुए हैं जहां उस डेमोनिक स्पिरिट को नोटिस किया गया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि वलक ही कर रहा है, जिसे खत्म करने के लिए हाई प्रीस्ट को और किसी की नहीं बल्कि आयरीन की जरूरत है, क्योंकि वही एक लौती बची हुई थी उस वेलक का सामना करने के बाद। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरी जगह कि मॉरिस अभी भी जिंदा है, और वो एक स्कूल में यानी कि एक बोर्डिंग स्कूल में छोटे मोटे काम करता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन वहाँ उसकी बॉन्डिंग सोफी नाम की एक छोटी बच्ची के साथ काफी अच्छी है, और साथ ही उसकी मदर केट के साथ, जिनके साथ वो अक्सर अपना टाइम स्पेंड करता है, और कुछ गलत हो तो उनके साथ खड़ा रहता है, जिस कारण ही सोफी की क्लास की कुछ लड़कियां उसे मॉरिस बॉयफ्रेंड के नाम से छेड़ा करती है। पर उन बातों पर सोफी ध्यान नहीं देती, और साथ ही मॉरिस भी। लेकिन उन लड़कियों का भी सोफी को चढ़ाकर मन नहीं भरता, जिस कारण वो लोग बोर्डिंग स्कूल के चैपल में उसे ले जाने का डिसाइड करते हैं, जो चैपल काफी सालों से बंद है और वहाँ कोई भी बच्चों को जाने की इजाजत नहीं। लेकिन वो लोग सोफी से माफी मांगते हुए उससे यही कहते हैं कि वो उसके साथ खेलना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग उसे चैपल ले आए हैं और एक गोट की तस्वीर को उसे देखने के लिए कहते हैं, जिसकी आंखें चमकती है, और आंखें चमकना मतलब एक डीमन की निशानी होती है, जिसे सोफी को देखते रहना है, भले ही उसके आसपास उसे कितनी भी आवाज या फिर कुछ भी हो जाए। और इतना कहकर वो तीनों लड़कियां सोफी को उसी चैपल में छोड़ बाहर निकल जाती है, और देखते ही देखते ही सोफी महसूस कर पाती है कि उसके आसपास कोई है, जो और कोई नहीं बल्कि वेलक है, और वो उस बच्ची के करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन उससे घबरा कर सोफी जैसे ही चैपल से बाहर निकलने
निकलने की कोशिश करती है तो वो तीनों लड़कियां उस डोर को लॉक कर देती है और पास में पड़ी मूर्ति सोफी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति सोफी के ऊपर गिरे, वो भी वेलक के रूप में, तो वो गिरते ही मिट्टी का ढेर बन जाती है। और वही हम मॉरिस को भी देख पाते हैं जो सोफी की हेल्प करते हुए पहुंचा है और वो उसे उस सिचुएशन से निकाल तो लेता है, लेकिन सोफी उसके साथ अंदर जो भी हुआ उसके बारे में मॉरिस को कुछ भी नहीं बताती और उसकी मॉम केट के साथ वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद फिर से बड़ी सिस्टर आयरीन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो ठीक फादर के कहने पर यहाँ से सीधा फ्रांस के लिए निकल पड़ती है, जहाँ वो चर्च में आ पहुंची है। और हम देख पाते हैं कि आते ही वो उस प्रीस्ट की डेड बॉडी और उसकी मौत को महसूस करती है, साथ ही उसी छोटे बच्चे की वहाँ होने के एहसास को जिसके पास फादर का रोजमेरी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ इस ट्रिप पर फॉलो करते हुए उसकी फ्रेंड डेब्रा भी आ पहुंची है, क्योंकि उसका कहना और मानना ये है कि अगर उसे पूरी तरह सिस्टर में कन्वर्ट होना है तो उसे कोई मिरेकल देखना है। जिसके बाद ही वो इन सारी चीजों पर बिलीव करेगी, क्योंकि पहला तो उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि किस तरह फादर के कहने से वाइन ब्लड ऑफ क्राइस्ट बन जाता है, जिसे आयरीन काफी अच्छे से समझाते हुए यही कहती है कि ये सब हमारा बिलीफ है, यानी कि हमारा फेथ। लेकिन डेब्रा ये मानती नहीं और उसके साथ उसकी जर्नी को कंटिन्यू करती है। और देखते ही देखते जैसा कि मैंने कहा ही कि वो लोग फ्रांस उस चर्च में आ पहुंचे हैं, जहाँ उस चर्च की सिस्टर उन लोगों को बताती है कि मास के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता, क्योंकि उन लोगों का यही मानना है कि इस चर्च को किसी डीमन ने ओवरटेक कर लिया है। लेकिन आयरीन उनसे बातचीत करती है और उस लड़की के बारे में पूछती है जो उस रात इन सारी चीजों का आई विटनेस है, लेकिन सिस्टर उसे बताती है कि वो उनसे बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती कि वो बच्चा बार बार उस सदमे को दोहराए। जिस कारण कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आयरीन और डेब्रा उसी शहर में आसपास घूम रहे होते हैं, तो उसी दौरान आयरीन की नजर उसी बच्चे पर पड़ती है जो उसे उस इवेंट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन वहाँ से वो जल्द ही गायब हो जाता है, जिसका पीछा करते हुए आयरीन एक सुनसान से मैगजीन की जगह पहुँचती है, जहाँ हमें वही ट्रेलर वाला सीन देखने के लिए मिलता है, यानी कि वही मैगजीन्स जिसके पेज पलटकर वलक में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखते ही देखते वो पोस्टर रियल वलक में बदल जाता है और आयरीन का गला पकड़ लेता है। और उस कारण से आयरीन को समझ आता है कि वलक को क्या चाहिए। जी हाँ, उसे नजर आता है कि उसे सेंट लूसी की आइस चाहिए। जो उसे क्यों चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं, लेकिन उस कारण वो बेहोश हो चुकी है। और उसकी हेल्प करते हुए डेब्रा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके होश आते ही हम देख पाते हैं कि आयरीन उसे अपने उसी विजन के बारे में बताती है। लेकिन साथ ही डेब्रा भी उसे ये बताती है कि उसकी मुलाकात उसी चर्च वाले बच्चे से हुई जिसने आयरीन को फादर का रोजमेरी देने के लिए कहा, जिसे देखते ही उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसे उन लोगों ने पहले कहीं देखा है। और देखते ही देखते डेब्रा को ये याद आता है कि उसने ये प्रीस्ट और सिस्टर्स की डेड बॉडी के साथ देखा हुआ है, जिस कारण वो लोग उस रोजमेरी की और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लाइब्रेरी जाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद बड़े फिर से मॉरिन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मॉरिन से मिलने के लिए केट पहुंची है और सोफी का ध्यान रखने के लिए वो उसे थैंक यू कहती है। लेकिन मॉरिस केट से पूछता है कि वो चैपल बंद क्यों है, जिसके जवाब में केट उसे बताती है कि यहाँ की जो मैडम लॉरेंट है उनका बेटा बॉम्बिंग के चलते उसी चैपल में उसने अपना दम तोड़ दिया, जिस कारण से ही वो चैपल आज तक बंद है। और जैसे ही ये बात मॉरिस को पता चलती है तो उसी रात हम देख पाते हैं कि मैडम लॉरेंट को बाहर किसी के होने का एहसास होता है, जिसे फॉलो करते हुए जैसे ही पहुंचती है तो उसे मॉरिन उसी चैपल के डोर के पास नजर आता है। जैसे आवाज देने पर मॉरिन की आँख खुलती है और वो मैडम लॉरेंट से माफी मांग सोने के लिए चला जाता है। लेकिन मैडम लॉरेंट वहाँ से जाती नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसे चैपल में से कोई बुला रहा है, वो भी उसके बेटे की आवाज में, जिस कारण वो जल्द से जल्द उस चैपल की डोर को खोलती है और सीधा उसी चैपल में बढ़ पड़ती है, जहाँ उसे उसकी बेटे की ही आवाज आ रही है और साथ ही टॉर्च की मदद से वो उसे ढूंढने भी लगती है। और देखते ही देखते उसकी नजर उसकी बेटे पे पड़ती है, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ तो बढ़ता है, वो भी वेलक के साथ, और बड़ी बेदर्दी से मैडम लॉरेंट को खत्म कर देता है। और दूसरी सुबह केट को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वो काफी घबरा सी जाती है। पर इतना ही नहीं बल्कि सोफी अपने आसपास कुछ महसूस करती है और बार बार उसके पीछे हम वेलक को आता हुआ नोटिस कर पाते हैं, जो सारे ही सीन
काफी हॉरिफाइड है और साथ ही ब्रेथ कैचिंग भी, जो वो बात मॉरिस को बताती है यही कहते हुए कि ये सिर्फ उसका एहसास है। जिसके बाद फिर से बड़ी सिस्टर आयरिस और डेब्रा की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों मिल लाइब्रेरी आ पहुंचे हैं, जहां उन लोगों को फादर राइडल से कुछ बातचीत पता चलती है, वो भी उसी रोजमेरी को लेकर जो एक ब्लड लाइन को कनेक्ट करता है। साथ ही फादर का ये भी मानना है कि वेलक पहले एक एंजल हुआ करता था जिसे उसकी पावर रिस्टोर करनी है और इसी कारण से वो जगह जगह जाकर उस चीज को खोज रहा है, जो चीज और कुछ नहीं बल्कि सेंट लूसी की आंखें है, जो इसीलिए प्रीशियस है क्योंकि लोगों का मानना ये था कि सेंट लूसी को पेगन्स ने पहले जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो लोग काफी हद तक नाकामयाब हुए और उस कारण से चिढ़कर उनके सोल्जर्स ने उनकी आंखें निकाल दी और उन्हें मानने वाले लोगों ने उनकी आंखें संभाल कर रखी और उसी की तलाश अब वेलक को है ताकि वो अपनी एंजल वाली पावर को वापस हासिल कर सके। और बात करें सेंट लूसी की आइस के लोकेशन की तो उसे काफी साल पहले एक चर्च में छुपा कर रखा गया था, जो आजकल बोर्डिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है और वो बोर्डिंग स्कूल वही है जहाँ पर मॉरिस मौजूद है। जो जानते ही सिस्टर आयरीन वहाँ से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करती है ताकि वो मॉरिस की हेल्प कर सके, क्योंकि उसे ये भी पता चला है वो भी लास्ट चर्च की नन से कि फादर की मौत के पहले ही एक शख्स यहाँ से लौट गया था जिसे वो लोग फ्रेंची नाम से जानते हैं और यही नाम मॉरिस का भी है, जिससे आयरीन को ये समझ आया कि वेलक ने उस पर तब कंट्रोल किया होगा जब वो उसे बचाने के लिए लौट कर आया था, जिस कारण वो जल्द से जल्द उसी बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल पड़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मॉरिस केट और सोफी के साथ बैठ अपना टाइम एंजॉय ही कर रहा होता है। तो हम वेलक को देख पाते हैं जो उन लोगों के पीछे लग जाती है, जिससे घबरा कर मॉरिस उन दोनों को वहाँ से निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन सिस्टर आयरीन के पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट और किसी में नहीं बल्कि खुद मॉरिस में है, जिससे वो काफी घबरा सा जाता है। लेकिन देखते ही देखते वेलक उसकी बॉडी को पजेस कर लेता है और सिस्टर आयरीन को हेलो कहकर सीधा चैपल की तरफ बढ़ जाता है, जिसे सिस्टर आयरीन रोकने की कोशिश करती है और साथ ही डेब्रा भी, जिसमें वो लोग कामयाब होते हैं। वो भी मॉरिस को बेहोश कर जिसे उन लोगों ने काफी टाइट बांध दिया है, लेकिन ये ज्यादा टाइम उसे रोकने वाला नहीं, जिस कारण उन लोगों को जल्द से जल्द सेंट लूसी की आंखों को ढूंढना होगा, जिसे ढूंढने में उनकी मदद और कोई नहीं बल्कि सोफी करती है, वो भी वही कहानी बताकर जो उसे उन लड़कियों ने बताया था, जिसकी मदद से यानी कि वो उस गोट की आइस की मदद से सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने में कामयाब होती है। लेकिन वेलक को होश आ चुका है और साथ ही हम देख पाते हैं कि सिस्टर डेब्रा जो उन लोगों की हेल्प करने के लिए यानी कि टॉर्च की लाइट दिखाने के लिए चैपल से बाहर गई थी, उसे अपर फ्लोर से किसी चीज की आवाज आ रही है, जो आवाज उस बोर्डिंग स्कूल में रह रही कुछ और लड़कियों ने भी नोटिस की है, जिसे देखने के लिए जैसे ही डेब्रा पहुंचती है तो उसे और कोई नहीं बल्कि एक गोट के फॉर्म में मॉन्स्टर नजर आता है, जिससे सिस्टर डेब्रा उन लड़कियों को बचाने में कामयाब तो होती है, लेकिन वो इविल स्पिरिट अपनी ताकतों की मदद से उन बच्चियों को परेशान करता है। जैसे डेब्रा उन लोगों को बचा रही है और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मॉरिस आयरीन और केट की तरफ आ पहुंचा है, जहां उसने केट को तो हटा ही दिया है लेकिन साथ ही आयरीन को भी। पर मौका देखते ही सोफी सेंट लूसी की आइस को लेकर यहाँ से सीधा बेडरूम की तरफ निकल गई है, जो चीज मॉरिस और वेलक ने भी नोटिस की है और वो लोग उसका पीछा करते हुए सीधा उसी बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि मॉरिस ऑलमोस्ट सोफी को ट्रैक करने में कामयाब तो होता है, लेकिन सेंट लूसी की आंखों को वो हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि सेंट लूसी की आइस काफी पावरफुल है, जिस कारण उन दोनों का टकराव होता है और बेडरूम ऑलमोस्ट पूरी तरह बर्बाद। जैसे सोफी ने उस सेंट लूसी की आइस को बचा तो लिया है, लेकिन आयरीन उसकी तरफ बढ़ती है तो हम देख पाते हैं कि मॉरिस अभी भी जिंदा है, वो भी उस बेडरूम से नीचे गिरने पर भी, लेकिन वो उन लोगों पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टर आयरीन सेंट लूसी के आइस को इस्तेमाल करती है उस स्पिरिट को मॉरिस में से निकालने के लिए, जिससे मॉरिस की डेथ हो जाती है और उससे सोफी टूट चुकी है, साथ ही आयरीन भी। लेकिन सोफी को संभालते हुए सिस्टर डेब्रा पहुंच चुकी थी, वो भी काफी सारी चीजों का सामना करते हुए, जहां उसका सामना मैडम लॉरेंट से भी हुआ, जिससे बचते बचाते वो उन बच्चियों को और कहीं नहीं बल्कि केट के पास छोड़ आई, लेकिन केट और उन बच्चियों के पीछे और कोई नहीं वही डेमोनिक गोट लग चुकी है।
जिससे एक बच्ची घायल हो गई है और वो सभी एक साथ प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मॉरिस के पास बैठ जब आयरीन रो ही रही होती है तो वेलक उसके हाथ से सेंट लूसी की आइस को छीन लेता है। यानी कि वेलक ने उन लोगों को ट्रिक किया और ट्रिक कर उसने सेंट लूसी की आंखों को हासिल कर लिया है। साथ ही उसने उसकी पावर्स को खुद में एब्सॉर्ब भी कर लिया, जिससे वो अब मौजूदा लोगों को खत्म करना चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो सिस्टर आयरिस को जलाने की कोशिश करता है तो सिस्टर आयरिस को कुछ विजन आते हैं, वो भी उसके मॉम की, जैसा उसने यहाँ आते हुए सिस्टर डेब्रा को बताया था कि उसे उसकी मॉम की बातें याद थी और उसने उससे झूठ कहा था कि उसे उसकी मॉम की कोई भी बातें याद नहीं, क्योंकि बचपन में ही उसके फादर उनसे काफी चिढ़ा करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि उसकी मॉम पागल हो चुकी है, जिसे अजीब अजीब सी चीजें दिखती है, ठीक आयरीन की ही तरह। यानी कि आयरीन को जो पावर्स मिली है उसकी मॉम से ही उसकी तरफ आई है, जो हम उसकी मॉम के मुँह से कहता हुआ भी सुन सकते हैं, क्योंकि जाते हुए उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है और उसकी आंखें हमेशा उसके साथ ही रहेगी। यानी कि हम ऐसा यहाँ मानकर चल सकते हैं कि सिस्टर आयरिस बार बार वेलक को चुनौती इसीलिए दे पा रही है क्योंकि वो सेंट लूसी के बैकग्राउंड यानी कि फैमिली से बिलोंग करती है, जिस कारण ही अब वो यहाँ पर भी वेलक को ओवर पावर करने में कामयाब होती है, वो भी खुद को जलाने से रोकने में, जिससे डेब्रा काफी शौक है और उसने एक मिरेकल होता हुआ अपनी आंखों से देखा है, जिस कारण अब उसे गॉड में फेथ आ चुका है और अब वो उसका अच्छे से साथ देने का डिसाइड करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मॉरिस ऑलमोस्ट सोफी को मारने के लिए पहुंच चुका है, जिसे आयरिस और डेब्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मॉरिस भी, क्योंकि उस पर कंट्रोल भले ही वेलक ने बनाया हुआ है पर प्यार तो मॉरिस का सोफी को लेकर है, जिसे वो पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस मौके का फायदा उठाकर आयरिस नोटिस कर पाती है कि उनके आसपास पूरी तरह वाइन बिछा हुआ है, जिस कारण वो सिस्टर डेब्रा के साथ प्रे करती है और उस वाइन को ब्लड ऑफ क्राइस्ट में बदल देती है, जिससे वेलक पूरी तरह जल जाता है और तड़प तड़प कर मॉरिस मरता नहीं बल्कि उसकी बॉडी से वेलक निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है और जाते जाते आयरीन मॉरिस और सभी लोगों से मिलती है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि मॉरिस जब उसे फाइनल गुड बाय कहता है तो आयरिस का रिएक्शन कुछ सस्पिशियस था, मानो जैसे अभी भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं गया। और इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है जहां हम एड और लॉरेन को देख सकते हैं जिन्हें एक आम मिला है। और यहीं पर द नन 2 मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी चैनल को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।